सामान्य मानने के पीछे क्या युक्ति है, यह पहला विषय हमने देखा। एवं सामान्य का स्वरूप क्या है। सामान्य स्वीकार किया, परंतु सामान्य का स्वरूप क्या है, अर्थात सामान्य एक होता है, अनेकानुगत होता है, नित्य होता है, तो उसको नित्य क्यों माने, एक क्यों माने, अनेकानुगत इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से जो मुद्दे थे वो हमने देखे और यहाँ तक विषय आगे बढ़ा था और इसी से हमने समवाय समवाय के साथ इसको जोड़ा कि समवाय का जो चौथा स्थल है कि जाति और व्यक्ति में समवाय होता है, इसकी भी हमने आलोचना कर ली। तो इस प्रकार से जो सामान्य का जो विषय हमारे सामने आया था, सामान्य या जाति, उसमें अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जैसे हमने देखा कि जाति जो है केवल व्यक्ति में रहती है, जाति है केवल व्यक्ति में रहती है और व्यक्ति पद से हमें क्या लेना पड़ता है, द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य गुण कर्म में जाति रहती है, तीनों में ही केवल। ठीक है, तो क्या जाति में जाति रहती है, तो स्वाभाविक है द्रव्य गुण कर्म इनको व्यक्ति कहते हैं और जाति और एक पदार्थ है और ये जाति केवल इन तीनों में रहती है, तो जाति में जाति नहीं रहती, जाति में जाति नहीं रहती। ठीक है, लेकिन जैसे हम देख रहे थे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके चलता हूं। आप लोगों को क्या दिख रहा है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव दिख रहा है। और पहले पहले जितने स्पष्ट दिखता था उससे भी और स्पष्ट है क्या इस बार? क्या? जो द्रव्य है हम देख रहे थे, द्रव्य नौ प्रकार का होता है, गुण है वह 24 प्रकार के होते हैं, कर्म 5 प्रकार का, सामान्य 2 प्रकार का, विशेष अनंत, समवाय 1, अभाव 4 प्रकार का। और जो 9 प्रकार का द्रव्य होता है वो भी परमाणु और विभु ऐसा विभाग करे तो 2 प्रकार का मान सकते, विभाजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो यह भी एक प्रकार है। और परमाणु और 5 प्रकार के होते हैं, विभु 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे, कोई बात। अब देखो यहाँ पर जो हम यहाँ छोड़ देने से फिर से लाना पड़ता है। ठीक है, इसमें द्रव्य में रहने वाला जो सामान्य है, द्रव्य में रहने वाला सामान्य द्रव्यत्व है, गुण में रहने वाला सामान्य गुणत्व है, कर्म में रहने वाला सामान्य कर्मत्व है। और इन तीनों को, ये जो द्रव्य गुण कर्म है, इनको व्यक्ति कहते हैं और ये जो सामान्य इसको जाति कहते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर जो देखने का प्रयास हम कर रहे हैं वो ये है कि द्रव्य में द्रव्यत्व होगा, गुण में गुणत्व होगा, कर्म में कर्मत्व होगा। ठीक है, तो क्या सामान्य में सामान्यत्व नहीं होगा? क्या विशेष में विशेषत्व नहीं होगा? क्या समवाय में समवायत्व नहीं होगा? क्या अभाव में अभावत्व नहीं होगा? तो होगा। द्रव्य में द्रव्यत्व जैसा है, गुण में गुणत्व है, वैसे कर्म में कर्मत्व होगा और सामान्य में सामान्यत्व भी होगा या जाति में जातित्व होगा। पर जैसे द्रव्य में रहने वाले द्रव्यत्व को हम जाति कहते हैं, गुण में रहने वाले गुणत्व को भी जाति कहते हैं, कर्म में रहने वाले कर्मत्व को हम जाति कहते हैं, वैसे सामान्य में रहने वाले सामान्यत्व को जाति नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको उपाधि कहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो मुद्दा है हमारा वो ये कि यद्यपि जाति में जाति नहीं रहेगी,
लेकिन जाति में जो जातित्व या सामान्य में जो सामान्यत्व वह तो रहेगा, लेकिन उसको जाति या सामान्य नहीं कहेंगे। ठीक है, द्रव्य में द्रव्यत्व होगा और उसको जाति कहेंगे या सामान्य कहेंगे, गुण में गुणत्व होगा उसको जाति या सामान्य कहेंगे, कर्म में कर्मत्व होगा उसको जाति या सामान्य कहेंगे, और सामान्य में सामान्यत्व होगा लेकिन उसको हम जाति या सामान्य नहीं कहेंगे, उसे उपाधि कहेंगे। इतना ही अंतर है। ठीक है, उसमें ये जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो 7 पदार्थ है उनमें एक त्व प्रत्यय लगा करके ऐसा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व ऐसे धर्म रहेंगे, कोई चिंता नहीं, ये धर्म उसमें रहेंगे। तो ये धर्म है, और द्रव्य गुण कर्म ये जो ये धर्मी है, जिसमें धर्म रहता है वो धर्मी है, और ये सभी धर्म है। पर इन धर्मों को क्या कहना है यह केवल प्रश्न है। जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है तो सामान्य में सामान्यत्व रहेगा, लेकिन द्रव्यत्व को जाति कहा जाएगा, सामान्यत्व को जाति नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। अब गुरुजी ऐसा यदि होता कि क्या बात है कि द्रव्य में द्रव्यत्व है तो उसको जाति कहते हैं, कर्म में कर्मत्व है उसको जाति कहते हैं, तो सामान्य में सामान्यत्व है तो उसको जाति कहना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है ना। एक छोटा सा तर्क ऐसा हो सकता है कि सामान्य में जो रहता है उसको सामान्यत्व कहने, सामान्यत्व को जाति कहने में क्या फर्क पड़ेगा। अब ऐसी बात है कि इसमें एक जाति बाधक संग्रह होता है, लेकिन हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। जाति बाधक संग्रह में देखो, सामान्य के बारे में हमने बोला है कि अनेकानुगत होना चाहिए। सामान्य के बारे में क्या बोला, सामान्य कैसा होता है, अनेकानुगत, नित्यम एकम अनेकानुगतम, ऐसा हमने बोला था। तो नित्यम एकम अनेकानुगतम यदि सामान्य है तो क्या होगा कि बात यह होगी कि वह जो जैसे घट है, घट में बहुत घटों में, सभी घटों में घटत्व एक सामान्य रहेगा, लेकिन वो घटत्व एक ही सामान्य है। ठीक है, घटत्व एक ही सामान्य है। अब घटत्व यदि एक ही सामान्य है तो घटत्व में घटत्वता ऐसा यदि कोई सामान्य हम रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। ध्यान देना है कि सभी घटों में घटत्व है, और घटत्व क्या है, तो घटत्व एक सामान्य है। अब घटत्व में घट घटत्वता ऐसा कुछ एक हम कर लेते मान लो, है ना। उसमें क्या है कि तो भाव प्रत्यय जोड़ने से उसके अंदर अंदर वाला धर्म निकालने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, तो हम घटत्वता जोड़ देते हैं, या फिर घटत्वत्व ऐसा भी हो सकता है, या फिर घटत्व घटताता ऐसा भी हो सकता है, सभी संभव है। अब इसमें क्या है, हाँ ऐसे भाव प्रत्यय के बाद फिर से भाव प्रत्यय होगा कि नहीं, ये प्रश्न बना रहता है। तथापि यदि ऐसा किया तो घटत्व में रहने वाला जो जो रहने वाला जो घटत्वता है, या घटत्व में रहने वाली जो घटत्वता है वो एक ही होगी, है कि नहीं। जी वो एक ही होगी, और घटत्व भी एक ही है। तो घटत्वता को यदि जाति माने तो एक ही घटत्व में रहना आरंभ कर मानना पड़ेगा। यदि हम इसको भी जाति मान लेते हैं तो ये किस में रहेगा, केवल घटत्व में रहेगा, और घटत्व एक ही है। और घटत्व यदि एक हो तो जो जाति है उसने अनेकानुगत होना चाहिए, एकाधिक में रहना चाहिए, तो वो उसका जो लक्षण का अंश है वह यहाँ पर घटता नहीं है, वो समस्या हो जाती। ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
जाति को अनेकों में रहना है, ये सबसे पहली आवश्यकता है उसकी, है ना। और घटत्वता जो है केवल घटत्व में रहती है, और घटत्व एक ही है, और इसीलिए घटत्वता को हम सामान्य या जाति नहीं कह सकते, यह एक बात होगी। दूसरा है कि हमने घट में घटत्व रहता है, घट, अब उसको जाति बोला, लेकिन अब इसमें भी जाति रहती है ऐसा मान लो घटत्वता को, तो बात यह होगी कि फिर घटत्वता के अंदर भी घटत्वता था, ऐसा आगे बढ़ करके फिर करते चलो, है ना। जाति में जाति, तो जाति में और जाति होगी, क्योंकि एक जाति में दूसरी जाति रहेगी, तो दूसरी जाति में और एक जाति रहनी पड़ेगी, तो ये अनवस्था प्रसंग होगा। अनवस्था प्रसंग मतलब ये कभी अंत ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, तो यह उचित नहीं है, ठीक है। अनवस्था प्रसंग उचित नहीं है। अब होने दीजिए ना, अनवस्था क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि अनवस्था भी हो, तो यदि अनवस्था ही यदि विकल्प है तो क्या करें, अब उसको ही ले लो। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा सोचिए कि हमने पहले जो जाति के समय जो बोला था, जाति के समय क्या बोला था कि यह घट है, क्यों, उसमें घटत्व है, मतलब हम जाकर के घट में घटत्व देखते हैं, हम घट में घटत्व देखते हैं, तो हम उसे घट कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि जैसे ये घट है, उसमें घटत्व है, तो घटत्व तो देखा तो घट पता चला है। अब प्रश्न बनेगा कि आपको घटत्व कैसे पता चला, है कि नहीं, यह भी प्रश्न बनना चाहिए। अब ऐसा है कि भाई घट जानने के लिए घटत्व पता होना चाहिए, तो घटत्व जानने के लिए घटत्वत्व जानना चाहिए। यदि ऐसा मानते हैं तो क्या समस्या होगी कि घटत्वत्व को जानने के लिए घटत्वत्व जानना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यदि हम घट को जानने के लिए घटत्व जाने, घटत्व जानने के लिए घटत्वत्व जाने, घटत्वत्व जानने के लिए घटत्वत्व जाने, तो ऐसा वो आगे बढ़ता ही रहेगा, और ये ऐसा इतना दूर जाएगा कि उसको हम जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं हो रहा है कि नहीं। वो अनंत दूर जाता ही रहेगा, और वो अंतिम को जान करके फिर इसको जाना तो इसको जाना, इसको जाना तो इसको जाना, इसको जाना तो इसको जाना, इसको जाना, ऐसा करते आएंगे, लेकिन ये इस तरफ जाते जाते अंत ही नहीं होगा, तो अंतिम को हम जान नहीं पाएंगे, तो हम इसमें से किसी को भी जान नहीं पाएंगे। ध्यान में आ रहा है क्या, ठीक। लेकिन हम तो घट को पहचानते हैं, वो हमने परमाणु के समय जैसा किया था कि दो प्रकार से युक्ति खड़ी कर दी थी कि अनंत विभाजन करते चलो, तो पत्थर में और पहाड़ में अनंत परमाणु है, तो दोनों का आकार समान होना चाहिए, दोनों का आकार समान नहीं है, इसलिए अनंत विभाजन छोड़ दो, है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यदि जाति में जाति, उसमें जाति, लेकिन जाति जानने से व्यक्ति जानी जाती है, तो जाति को जानने के लिए उसकी जाति जानो, उसकी जाति जानो, ऐसा करते करते यदि आगे बढ़ते चलेंगे तो वो अनंत दूर चला जाएगा। अनंत दूर चले जाने से हम अंतिम जाति होगी ही नहीं है, उसको जान ही नहीं पाएंगे, तो हम आकर के इसमें से किसी को भी जान नहीं पाएंगे, हम तो जानते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि जाति में जाति नहीं होती, है कि नहीं, जाति में जाति नहीं होती। तो इस प्रकार से जाति में जाति मानने में कोई युक्ति नहीं है, ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो जाति में जाति नहीं होगी, ये यहां पर विषय एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो वो अब देखो एक दो प्रश्न कर लेते हैं।
शेयर हुई स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, पहले जैसे जो अक्षर तुम लोगों को जो दिखाई देते थे उससे और बड़े बड़े दिखाई दे रहे क्या अभी? हाँ, साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है, समान अच्छा है। साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि आकाश जो है, कितने हैं आकाश? एक है। क्या हुआ जी? आकाश एक है, तो आकाश में आकाशत्व रहेगा कि नहीं? आकाश में आकाशत्व रहेगा कि नहीं? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आकाश में आकाशत्व रहेगा। क्या आकाशत्व जाति है? आकाशत्व जाति है। देखो, जाति जाति को क्या होना पड़ता है? जाति को अनेकों में रहना पड़ता है कि नहीं? जाति को अनेकों में रहना पड़ता है। और आकाश कितने हैं? तो आकाशत्व तो जाति बोला जाएगा? आकाशत्व को जाति नहीं बोल सकते। आकाशत्व को जाति क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि आकाशत्व जाति आकाश में रहती है और आकाश एक ही है, लेकिन जाति को एकाधिक में अनेकानुगत होना पड़ता है। तो देखो, आकाश में आकाशत्व जाति नहीं है, तो आकाशत्व जाति नहीं है, इतना ध्यान में रखना है। लेकिन आकाशत्व नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या? आकाश में आकाशत्व होगा ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं? तो आकाशत्व को क्या कहेंगे? वाह वाह, बहुत अच्छे। आकाशत्व को हम उपाधि कहेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आकाशत्व को उपाधि कहेंगे। ठीक है। अब जैसे दिशा है, दिशा में दिशात्व रहेगा कि नहीं? रहेगा ना? दिशात्व जाति है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दिशा एक ही है। ठीक है। अच्छा, तो काल में अगला लेते हैं। काल में कालत्व रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो क्या क्या हो रहा है? कालत्व जाति है क्या? नहीं। कितने बुद्धिमान छात्र हैं, देखो। कालत्व जाति नहीं है। क्यों नहीं है? जाति ने अनेक समवेत होना अनेकानुगत होना पड़ता है। अनेकानुगत होना पड़ता है, पड़ता है। इसका संस्कृत में हम उत्तर देंगे बाद में। जाति ने अनेकानुगत होना पड़ता है, पर कालत्व काल में रहता है और काल एक ही है ना? ठीक, बढ़िया। तो आत्मा में आत्मत्व तो होगा कि नहीं? होगा। आत्मा में आत्मत्व होगा। क्या आत्मत्व जाति है या नहीं? है या नहीं? है। आत्मत्व जाति है। अच्छी बात है, आत्मत्व जाति है। तो आत्मत्व जाति क्यों है? जीवात्मा में देखो, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के। लेकिन जीवात्मा अनंत है।
जीवात्मा में तो कुल मिलाकर के परमात्मा और जीवात्मा मिलाकर के आत्मा कितने हैं? अनंत है, केवल एक आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मत्व जाति होने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो कि बताओ। आत्मा अनंत, जीवात्मा अनंत है कि अनेक है? वही अनेक मतलब संख्या में अनंतता। अनंत अनंत जो होता है ना, जैसे अनंत इस शब्द का अर्थ लेते समय जैसे कि संख्या में अनंतता, संख्या में अनंतता मतलब इतनी संख्या है कि वो अनंत है, संख्या में अनंतता एक। दूसरा है कि आकार में अनंतता, है कि नहीं? इतना मतलब असीम है तो आकार में अनंतता हो जाएगी, ये दूसरा प्रकार होता है अनंतता का, ठीक है ना। तीसरा है काल में अनंतता। काल में अनंतता मतलब काल जैसा आगे बढ़ता, काल तो नहीं बढ़ता, लेकिन काल में जैसे हम सामान्यतः व्यवहार में बोलते कि इतने महीने गए, इतने वर्ष गए, इतने युग गए, तो कुछ भी हो ये उसमें इस काल के ऐसे चलते जिसका अंत नहीं होता है वो काल में अनंत रहेगा, है कि नहीं? जैसे परमाणु है, परमाणु कभी ध्वंस होगा क्या परमाणु का? तो वो काल के दृष्टि से अनंत है। काल में अनंतता जब होती है तो हम उसको कहेंगे नित्य। काल में अनंतता होगी तो उसको कहेंगे नित्य। और दिशा में अनंतता होगी तो उसको कहेंगे असीम। और संख्या में अनंतता होगी तो उसको सामान्यतः अनंत ही, है ना, अनंत ही कहेंगे। समझ में आ रहा है अनंत शब्द का अर्थ? ठीक। तो अब मुझे ये कहना था कि देखो आकाश, काल, दिक्, आत्मा। आत्मा में तो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। का आकाश, काल और दिक्, ये तीनों द्रव्य है कि नहीं? तीनों द्रव्य है। तो इन द्रव्यों में द्रव्यत्व नाम की जाति रहेगी कि नहीं? द्रव्यत्व जाति होगी। तो आकाश में द्रव्यत्व, आकाश में द्रव्यत्व जाति होगी या नहीं? होगी आकाश में। तो आकाश में द्रव्यत्व जाति है ना, आकाश में द्रव्यत्व जाति है। तो आकाश में देखो, आकाश में आकाशत्व है, पर वह आकाशत्व जाति नहीं है। आकाश में द्रव्यत्व है एवं द्रव्यत्व जाति है कि नहीं? तो आकाश में जाति रहेगी कि नहीं रहेगी? जी, आकाश में जाति रहेगी। आकाश में जाति नहीं रह सकती ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आकाश में आकाशत्व जाति नहीं है, ये मुद्दा है, ठीक है ना। आकाश में वैसे काल में कालत्व, काल में जाति रहेगी, द्रव्यत्व जाति रहेगी, लेकिन काल में रहने वाली जो द्रव्यत्व जाति है वो छोड़कर काल में कालत्व जो रहेगा उस कालत्व को हम जाति नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आकाश एक है लेकिन उसके अंदर जाति नहीं रहेगी ऐसा मुद्दा नहीं, उसके अंदर जाति रहेगी, लेकिन वो जाति है द्रव्यत्व जाति, क्योंकि द्रव्यत्व जाति 9 द्रव्यों में रहती है, ठीक है। बढ़िया। तो ये इस प्रकार से ये ध्यान में रखना चाहिए कि काल, क्या यदि कोई ऐसा प्रश्न आ गया कि क्या आकाश में जाति रहेगी? आकाश में कौन सी जाति रहेगी? द्रव्यत्व। क्या काल में जाति रहेगी? काल में कौन सी जाति रहेगी? द्रव्यत्व। बहुत अच्छी बात है।
इस प्रकार से देखना चाहिए। अब देखो कि ये जो पदार्थ है जिनको हम व्यक्ति कहते हैं, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों को हम व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति। अब इनके बारे में देखो, ये व्यवहार में हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। द्रव्य दिखता है, सभी नहीं दिखते, लेकिन द्रव्य दिखता है, गुण दिखते हैं, कर्म दिखते हैं, वो अभिव्यक्त है हमारे सामने, है कि नहीं? वो साधारण, कोई भी साधारण व्यक्ति भी ग्रहण कर लेता है। और इनमें क्या है कि एक जाति, इन तीनों में सत्ता नामक जाति रहती, सत्ता। सत्ता नामक जाति रहती है सभीयों में। ठीक है, सत्ता मतलब अस्तित्व। जैसे सन घटः मतलब विद्यमान घटः, विद्यमानः घटः, सन घटः। तो जो सन घटः है उसमें क्या रहेगा? सुंदरः रामः, तो उसमें क्या रहेगा? सुंदरः रामः, तो राम में क्या रहेगा? राम में सुंदरत्व। तो सन घटः है, तो घट में क्या रहेगा? घटत्व। सनत्व नहीं रे, सत्व अथवा सत्ता। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से ये सत्ता है। घटः अस्ति, पटः अस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति, तो इसलिए इनमें सत्ता जाति होती है। तो द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली जो जाति है वह सत्ता जाति है। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली जाति क्या है? सत्ता जाति है। ठीक, अब हम इस जाति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तो देखो, घट में घटत्व है, घट में घटत्व है कि नहीं? और घट एक द्रव्य है, तो घट में, इसको थोड़ा सा एक अलग कोई फाइल खोलने का प्रयास करता हूं। घट में घटत्व होता है, घट में द्रव्यत्व होता है, और घट में और एक जाति होती, वो है सत्ता, है कि नहीं? सत्ता जाति होती है, हमें अभी पता चल रहा है कि घट में सत्ता जाति होती है। अब ये पढ़ने योग्य है तो, या छोटा हो गया? बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब घट में घटत्व होता है, घट में द्रव्यत्व होता है, घट में सत्ता होता है, लेकिन घटत्व केवल घटों में होगा, है कि नहीं? और घटत्व जो है, द्रव्यत्व, घट पट मठ, इनमें सब में होगा। तो घटत्व केवल घटों में है, लेकिन द्रव्यत्व सभी घटों में, सभी पटों में, सभी मठों में, सभी द्रव्यों में है कि नहीं?
तो क्या घटत्व जिनमें रहता है उनकी संख्या अधिक है या द्रव्यत्व जिनमें रहता है उनकी संख्या अधिक है? हाँ, द्रव्यत्व अधिक संख्याओं का में रहता है। अच्छा, जैसे द्रव्यत्व घटत्व की तुलना में अधिक संख्या द्रव्य में रहता है, वैसे ये जो सत्ता है वो तो घटपट मठ में भी है नहीं? घटपट मठ में भी है, और उससे अलावा उसके साथ साथ वह रूप में है, रस में है कि नहीं? और जो गमन आदि कर्म है उसमें भी है। ठीक है, तो द्रव्यत्व जिनमें रहता है उनकी संख्या जितनी है, उससे भी सत्ता जिनमें रहता है उनकी संख्या अधिक है कि नहीं? हाँ, उनकी संख्या अधिक है। तो यहां हमें पता चलता है कि घटत्व जिनमें रहता है उनकी संख्या की तुलना से द्रव्यत्व जिनमें रहता है उनकी संख्या अधिक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? जो घटत्व है, घटत्व की तुलना में द्रव्यत्व जो है वह पर सामान्य है। क्या कहेंगे हम? वह पर सामान्य है। और द्रव्यत्व की तुलना में घटत्व जो है वह अपर सामान्य है। ध्यान में आया? अब देखो, इन दोनों की तुलना करें तो घटत्व अपर सामान्य है और द्रव्यत्व पर सामान्य है। लेकिन सत्ता और द्रव्यत्व की तुलना करें तो सत्ता कौन, उनमें से कौन पर सामान्य है? सत्ता पर सामान्य है। और उसकी तुलना में अपर सामान्य कौन है? द्रव्यत्व भी अपर सामान्य है और घटत्व भी अपर सामान्य है। यह हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। ये है दादा, ये इधर छोटा दादा है ना? तो ये यहां से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह घटत्व जो है वह अपर सामान्य है। और अब देखो, हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि मतलब जितने घट है, हर एक घट में दो कपाल है, ऐसा मानेंगे। सामान्यतः न्याय में क्या कहते हैं? चलो हम थोड़ा सा ढूंढते हैं घट के बारे में। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। ये बनाते हुए दिखा रहा है वो। क्या कहते हैं इसको? मिट्टी का घड़ा ही तो होता ना। इसका ऐसा है कि जब बड़े बड़े घड़े बनाने होते हैं तो जो गीली मिट्टी होती है ना, वो पूरा घड़ा, इतना लंबा घड़ा बनाते समय वो खड़ी नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो मिट्टी दब जाएगी कि नहीं, गीली होती है। तो उसको क्या करते, दो टुकड़े में बना लेते, निचला टुकड़ा, ऊपर का टुकड़ा, और फिर थोड़े से गीले रहते उनको जोड़ देते हैं। ठीक है ना? बनाते हुए हाँ, बनाते हुए भी दिखा दीजिए कह रहे हैं। कौन बनाता है? बनाते हुए दिखा दीजिए कह रहे हैं। मेरा मैं ये कहना चाहता था कि घड़ा बनाते समय इस प्रकार से दो टुकड़ों में बना करके बनाया जाता है कभी, तो जो एक एक टुकड़े को कपाल कहते हैं। घट के एक एक टुकड़े को क्या कहते हैं? कपाल। तो एक घट होगा कपालों को दिखा दीजिए। तो कपाल कितने होंगे? दो। तो घटों की संख्या अधिक है या कपालों की संख्या अधिक है?
कपालों की संख्या अधिक है, तो घटत्व जो है वह जितनी संख्या में रहता है, कपालत्व उसकी कितनी संख्या में रहेगा, अधिक या कम? हाँ, अब घटत्व और कपालत्व की यदि हम तुलना करें, घटत्व की और कपालत्व की, कौन पर सामान्य और कौन अपर सामान्य है? अपर सामान्य। तुम लोगों की आवाज एकदम दब जाती, कुछ नहीं आती कभी कभी, मतलब एक जन बोले तो नए वंश बोलो। घटत्व अपर सामान्य, कपालत्व अपर सामान्य। अच्छा, घटत्व अपर सामान्य लग रहा है और कपालत्व पर सामान्य लग रहा है ना कि नहीं? क्योंकि घटत्व जितने घटों में रहेगा उन घटों की संख्या यदि देखे, कपालत्व जिन कपालों में रहेगा उनके कपालों की संख्या अधिक होगी। क्योंकि मान लो 1000 घट है तो 2000 तो कपाल वैसे भी होंगे, और घट टूटने के बाद भी कुछ कपाल पड़े होंगे, घट बनने के पहले भी कुछ कपाल पड़े होंगे, तो इसका मतलब कपालों की संख्या तो अधिक होगी ही, है ना? तो उससे क्या हो रहा है कि घटत्व और कपालत्व की यदि तुलना करें तो घटत्व अपर सामान्य लगता है और कपालत्व पर सामान्य लगता है। लेकिन देखो और इस चित्र को हम देखते हैं, ये जो घड़ा है मान लो, या कोई भी ये इसको इस घड़े को लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऊपर दिखा दीजिए दोनों कपालों। इधर क्यों खोला, उनको बोला था न्यू टैब, बोला था न्यू टैब, इधर खोलना चाहिए, हमें यही चाहिए था, बाकी की जानकारी हमारे सामने आई पता नहीं। ओपन ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ये होता है, ठीक है ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जो घड़ा है, घट है, इसमें 2 कपाल है, मेरे इनको तो उन कपालों में कपाल तो रहेगा, है कि नहीं? घड़े घट में घटत्व है, कपालत में कपाल में कपालत्व है, लेकिन इस घट में 2 कपाल है, तो घटत्व तो कपाल में रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से सुनो, ये घट है और इसमें घटत्व है, इसमें 2 कपाल है कि नहीं? तो ये घटत्व उन कपालों में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब देखो मैंने तुम लोगों को एक ये समझाने का प्रयास किया था कि यदि गवि गोत्वम, तो क्या है कि गोत्व गाय को छोड़कर कहीं रहेगा क्या? रहेगा। तो घटत्व घट को छोड़कर कहीं रहेगा क्या? तो घटत्व कपाल में रहेगा क्या? घटत्व यदि कपाल में रहेगा तो क्या आपत्ति होगी? कपाल को घटवाना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा, यदि घटत्व कपाल में रहना शुरू कर देगा तो कपाल को भी घट मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा व्यवहार में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हाँ, क्या कुछ कह रहा है बोला बनाते हुए दिखा दीजिए। कपाल वाला खड़ा कपाल वाला घड़ा दिखाना है मुझे अब देखो, ढूंढने में समय लगेगा, अब जरा ढूंढ के रखते हैं, बाद में देखते हैं ना। अब हमारा काम तो चल सकता है यहाँ पर कि कपालत्व जो है वह कपालों में रहेगा, घटत्व घट में रहेगा, घटत्व कपाल में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यदि घटत्व कपाल में रहता तो तुम लोगों ने जब उत्तर दिया कि घटत्व तो कम संख्या में रहता है और घटत्व यदि कपाल में रहना शुरू कर देता तो घटत्व ही पर सामान्य होना चाहिए था। हाँ, और कपाल को भी घट मानना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन देखो यहाँ पर एक छोटा सा नियम है कि ये 2 सामान्य जो है इनकी हम तुलना कर रहे हैं, इसमें पर कौन सा है और अपर कौन सा है। इसका एक छोटा सा नियम यह है कि जिन दोनों की तुलना करनी है उन्होंने एक अधिकरण पर होना चाहिए, एक आश्रय पर होना चाहिए।
नियम यह है कि जिन दो सामान्यों की पर अपर की परीक्षा करनी है, उन सामान्यों ने किसी न किसी एक आश्रय पर होना चाहिए। सब 100% नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी होना ही पड़ेगा, नहीं तो होने काम नहीं बनेगा। ठीक है ना। जैसे देखो यहां पर जो घटत्व है, जिन घटों में घटत्व है उनमें द्रव्यत्व है कि नहीं, है ना। जिन घटों में घटत्व है उनमें द्रव्यत्व भी है, और द्रव्यत्व जिन घटपट मठ में उनमें सत्ता है कि नहीं है। तो इन दोनों, अब देखो घटत्व सभी घटों में है, द्रव्यत्व घटों में भी और घटों के बाहर भी है। तो कम से कम घटों में द्रव्यत्व और घटत्व एक सामान्य, कम से कम घट में घटत्व और द्रव्यत्व एक साथ में है कि नहीं। हाँ, घट में घटत्व और द्रव्यत्व एक साथ में है, तो हम इन दो सामान्यों की तुलना कर सकते हैं, कौन सा पर है और कौन सा अपर है। लेकिन जैसे कि किसी पट को लेते हैं, पट में है पटत्व, है ना। तो पट में पटत्व है और घट में घटत्व है, तो घटत्व और पटत्व की पर अपर तुलना कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते, क्योंकि इन ये दो किसी भी एक स्थान पर एक साथ नहीं रहते। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए इनकी तुलना नहीं होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से कपालत्व और घटत्व में भी तुलना होगी या नहीं होगी। होगी। वो कहाँ एक एक स्थान पर कहाँ रहते बताओ। कपालत्व ऐसा स्थान बताओ जहाँ कपालत्व भी रहता है और घटत्व भी रहता है, ऐसा कोई स्थान है। नहीं। यदि नहीं है तो कैसे तुलना करेंगे। तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना। घटत्व और कपालत्व में पर अपर सामान्य यह तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी एक स्थान पर दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये इस प्रकार से थोड़ा सा समझना है, पर और अपर सामान्य जो है यह समझने के लिए। तो परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आना शुरू कर देंगे, तो यदि ये विषय समझाया है तो हम तो परीक्षा में प्रश्न देना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। जैसे एक प्रश्न मैं यहाँ पर करता हूं कि तंतुत्व और पटत्व में कौन सा पर सामान्य है, बताओ। तंतुत्व पर सामान्य है, क्योंकि तंतु बहुत तंतु होते एक पट में, तो तंतु तो बहुत तंतुओं में रहता है और पटत्व केवल एक ही पट में होगा, तो पटों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी, तंतुओं की संख्या अधिक होगी, तो पटत्व पर सामान्य अपर सामान्य होगा और तंतुत्व। अच्छा, लेकिन देखो अभी अभी हमने बताया कि पर अपर सामान्य तुलना करने के लिए दोनों ने कभी ना कभी एक आश्रय में रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें तंतुत्व भी होता है और पट भी होता है। हाँ, नहीं है ना। तो दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते, सावधान रहना है यहाँ पर। तो तंतुत्व और पटत्व में परापर सामान्य विचार नहीं होता। ठीक है। परीक्षा में ऐसे फंसाने के लिए हम प्रश्न देने वाले हैं, सावधान रहे। हाँ, धक्का मार के निकल जाएंगे। अरे
अरे उसमें क्या करना है कि पकड़ पकड़ करके तंतुत्व और पटत्व को एक जगह बिठा देना है और कहना है कि अब तो एक जगह हो गए दोनों। एक गाड़ी पे जैसे दो जन बैठते एक जगह बैठ दे बिठा देना है और जोर से दबा देना है, चलो भाई ये तो अब ये एक गाड़ी पर बैठे तो अब तो तुलना कर सकते कम से कम। ये गुरु जी। हाँ, तो क्या तंतुत्व और पटत्व एक आश्रय में बिठा देंगे कभी? नहीं संभव ही नहीं ना। संभव। अब बताओ, वृक्षत्व और गृहत्व में कौन सा पर सामान्य होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? वृक्षों की संख्या अधिक है या घरों की संख्या अधिक है? तो क्या समस्या है? वो एक आश्रय में नहीं रहते। वृक्षत्व और गृहत्व ये कभी भी दोनों एक आश्रय में नहीं रहते, इसलिए इनके बारे में पर अपर सामान्य विचार होता नहीं। ठीक, अच्छी बात है। अगला कोई प्रश्न करते हैं हम कि पटत्व। हाँ, सीताराम, क्या हुआ? आजकल ट्री हाउस बनने लगे हैं। हाँ, आजकल ट्री हाउस बनने लगे हैं। हाँ, यदि कोई पेड़ को ही घर बनाता है तो क्या करे? वही तो पेड़ को ही घर बनाता है तो पेड़ को अनपेड़ कर दो। हाँ, ये नई पीड़ा उत्पन्न करा दी तुम लोगों ने। रामानुज बनाएगा कह रहा पेड़ के साथ नीचे आएगा। राम जी भैया अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जैसे एक व्यक्ति है, कोई तपस्वी है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पेड़ को ही घर बना के रखा है, मतलब रात को वहां आकर के रहता है, खाना पकाता है, फिर चला जाता है। तो मान लो वो अपना अपना जो बोरी बिस्तर जो कुछ साथ में चलता है, तो वो वहां से उठा और निकल गया, तो उस पेड़ को देखकर कोई बोल सकता है कि ये किसी का घर है? तो पेड़ को देख करके वो घर है मतलब उसमें गृहत्व ऐसा कोई बोध होगा क्या किसी को? हाँ, तो मतलब ग्रह उसमें उसको ही कहे कि जिसको सामान्यतः व्यवहार में हमें पता है कि यह घर है, यह घर है, मतलब गृहत्व क्या होता है हमें पता चल गया है। तो दूसरा घर देखने से हम बोल देते कि यह भी घर है कि नहीं? लेकिन पेड़ को देखकर कोई बोल पाएगा कि यह इसमें गृहत्व है करके? नहीं बोल पाएगा। तो नैसर्गिक प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को पेड़ में गृहत्व नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? हाँ, गुरु जी जब तक रहेगा तब तक रहेगा। अच्छा, जब तक रहेगा तब तक कौन देखने वाला है पेड़ में गृहत्व, बताओ? जो भी निकलेगा उसके आगे से। अच्छा, ये बताओ कि जैसे पेड़ दूर से दिखाई देता है, उसके नीचे कोई रह रहा है, तो हम दूर से जब देखेंगे तो वहां पर उस पेड़ के नीचे रहने वाला वहां रह रहा है अभी। लेकिन दूर से राजा राम ने देखा कि अरे वो वहां पर वो पेड़ है, उसको पता नहीं कि उसे नीचे कोई रह रहा है कि नहीं रहा। तो क्या दूर से उसको उसमें गृहत्व दिखाई देगा? नहीं, पास जाना पड़ेगा। यदि पेड़ में सचमुच गृहत्व रहता तो राजा राम को वो दूर से दिखना चाहिए था। आदमी छोटा पेड़ बड़ा है। अरे तो मतलब ये हुआ कि पेड़ को देखने से गृहत्व पता नहीं चल रहा है, वो उसके नीचे रहने वाले व्यक्ति को देखकर गृहत्व पता चल रहा है। छोटा हो रहा था। अरे गृहत्व पेड़ में है कि व्यक्ति में है? दोनों में। पेड़ में। दोनों में। दोनों में। अरे गृहत्व यदि व्यक्ति में रहना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के अंदर कोई रहना शुरू कर देगा, क्योंकि वो व्यक्ति घर बनेगा। तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि इस युक्ति में उतना बल नहीं है कि नहीं?
तो मेरा जो प्रश्न था, घटत्व और गमनत्व, इनमें कौन सा पर सामान्य है? गमन क्रिया में है ना, गमन, आकुंचन प्रसारण, ये सब मिलकर के उत्क्षेपण अपक्षेपण और गमन, ये सब क्रियाएं है। तो गमन एक क्रिया है, तो दोनों में क्या कर सकते हैं हम, बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है, तुलना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो कभी भी एक अधिकरण पर नहीं रहते, है ना। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि एक चक्र है, एक चक्र में चक्र तो होगा, है कि नहीं? चक्र में चक्र तो होगा, और वो चक्र जब चलता है तो उसमें गमन रूप क्रिया होगी कि नहीं? चक्र में चक्र तो होगा और गमन रूप क्रिया होगी। तो इन दोनों में परापर सामान्य कौन सा है? अब दोनों एकाधिकरण में है कि नहीं? चक्रत्व और गमन क्रिया दोनों एकाधिकरण में है कि नहीं? जिस चक्र में चक्रत्व, उसी चक्र में गमन क्रिया भी है। अब बताओ परापर सामान्य कौन सा है इसमें? फर्क है वो क्या हाँ, प्रखर, क्या हो रहा है? बताओ। अरे जिन दोनों की तुलना करनी, उन दोनों ने सामान्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो चक्रत्व और गमन क्रिया सामान्य है, तो क्यों तुलना कर रहे थे? चक्रत्व और गमनत्व क्यों? बैठे बैठे तुलना कर रहे थे कि नहीं? तो मैंने फंसा दिया था तुम लोगों को। अच्छा, तो अब देखो, तर्क संग्रह के मूल में जहां वो सामान्य के बारे में आलोचना होती है, अरे ये तो बहुत, अरे इतर चर्चा मत करो। देखो यहाँ पर सामान्य के बारे में तर्क संग्रह मूल में लिखा है, नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विधम परापर भेदात, ठीक है कि नहीं? सत्ता परम, परम पर सामान्य कौन सा है? सत्ता। सत्ता से पर सामान्य कुछ भी नहीं है, सत्ता सबसे पर है ना। और अपरम द्रव्यत्वादि, मतलब सत्ता की तुलना में द्रव्यत्व अपर सामान्य है, लेकिन घटत्व पटत्व आदि के तुलना में द्रव्यत्व पर सामान्य है और घटत्व पटत्व आदि अपर सामान्य है। तो ये तर्क संग्रह की पंक्ति पता चली? हाँ, तो ये यहाँ पर एक ध्यान में रखना कि हमने जो अभी विषय लिया था तर्क संग्रह, कहीं ना कहीं ये विषय तर्क संग्रह में आया है और उसी के लिए हमने ये समय दिया है। तर्क संग्रह के बाहर नहीं गए हैं, उसी के लिए समय दिया गया, ठीक है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि सामान्य की चर्चा एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर समाप्त होती है। तुम लोगों का कोई प्रश्न है सामान्य के बारे में? एकदम नहीं? पूरा